12 घंटे में 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है, उनका दावा है कि इनमें बच्चे भी थे, एक गर्भवती महिला भी शामिल थी, 17 सदस्यों का एक पूरा परिवार भी इसमें था। इस परिवार का एक शख्स भी नहीं बचा। इसके अलावा करीब 562 घायल हैं। एक बार फिर गजा में जंग लौट आई है। मकानों के मलबों में आज फिर बारूद की बू है, बच्चों की चीखें हैं, एम्बुलेंस का सायरन है, अस्पतालों के बरामदों में लाशें बिछी हुई हैं। जख्मी लोग इलाज के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इलाज के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। 17-18 मार्च की दरमियानी रात करीब 2 बजे इजराइल ने गजा के कई इलाकों में बमबारी करनी शुरू कर दी। धमाकों की आवाज़ इस बात का ऐलान थी कि जनवरी में जो सीज फायर हुआ था उसका बाजा फट चुका है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक महज कुछ घंटों में 200 से ज़्यादा जानें चली गईं। इनमें बड़ी तादाद मासूम बच्चों की बताई जा रही है। अब यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। इजराइल का कहना है कि वो ये हमले हमास पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है ताकि वो बंधकों को रिहा करने पर मजबूर हो जाए। इजराइल का ये भी आरोप है कि युद्ध विराम की आड़ में हमास नए हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने इस आरोप को खारिज किया है और कहा है कि ये आरोप निराधार हैं, ये महज तुच्छ बहाने हैं। इन सब के बीच अमेरिका इजराइल के साथ नजर आ रहा है हमेशा की तरह। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि इजराइल ने इस हमले के पहले अमेरिका से सलाह मशवरा किया था। यानी हमें ये तो नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दिखाई थी या नहीं, लेकिन ये ज़रूर खबर है कि लाल झंडी तो नहीं दिखाई थी। तो आज के शो में हम जानेंगे इस बमबारी के पीछे इजराइल का मकसद क्या है, क्या फिर से बड़े पैमाने पर जंग शुरू होने वाली है, अमेरिका की इस खेल में क्या भूमिका होने वाली है। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 1 मार्च को रमज़ान का महीना शुरू हुआ। गजा से मार्मिक तस्वीरें आईं। मकानों के मलबों के बीच लोग इफ्तार के लिए जमा हुए थे। गजावासियों के जहन में ये ख्याल था कि युद्ध विराम के चलते ये महीना शांति से बीत जाएगा, लेकिन महीने की शुरुआत से ही इस ख्याल को लगातार झटके लगे। पहला ये कि इन 2 महीनों में भी छिटपुट ही सही मगर इजरायली हमले जारी रहे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 150 लोगों की जान गई थी। दूसरा, इजराइल ने गजा में पहुंचने वाली मानवीय मदद भी रोक दी। मगर जो सीज फायर का समझौता हुआ था उसका क्या, एक बार क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 17 जनवरी 2025 कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। इस नेगोशिएशन में डोनाल्ड ट्रंप की भी टीम मौजूद थी। हालांकि उस वक्त जो बाइडेन ही राष्ट्रपति थे और ट्रंप के शपथ ग्रहण को महज 3 दिन रह गए थे। 19 जनवरी 2025 युद्ध विराम लागू हुआ। इसके 3 चरण होने थे। 42 दिनों के पहले चरण में फिलिस्तीनी कैदियों और बंधकों की अदला बदली होनी थी। इजराइल को गजा के बड़े शहरों से पीछे हटना था। हर दिन करीब 600 ह्यूमैनिटेरियन एड से भरे ट्रकों को एंट्री देनी थी। विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गजा में लौटने की मंजूरी देनी थी। ये सब कुछ तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन इन सब के बीच एक और पॉइंट अहम था। पहले चरण के दौरान ही अगले 2 चरणों पर समझौता भी होना था। 27 फरवरी 2025 इजिप्ट की राजधानी कायरो में दूसरे चरण पर बात शुरू हुई, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष, कोई हल नहीं निकला। 1 मार्च के दिन पहला चरण समाप्त हुआ। इन 42 दिनों में हमास की तरफ से 33 इजरायली और 5 थाईलैंड के बंधकों की रिहाई हुई। बदले में इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा, लेकिन दूसरे चरण पर कोई सहमति नहीं बनी थी। दूसरे चरण में करीब 60 बंधकों की रिहाई होनी थी और जंग को पूरी तरह खत्म करना था। 1 मार्च के बाद हमास ने समझौते के मुताबिक दूसरे चरण की ओर बढ़ने की बात कही थी, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ खड़ा हो गया। इजराइल का कहना था कि बंधकों की रिहाई के बगैर सुलह की बातचीत नहीं हो सकती, यानी बाकी के 59 बंधकों को भी छोड़ा जाए। हमास इस पर राजी नहीं था। उनकी शर्त थी कि जब तक इजराइल गजा से अपनी सेना पूरी तरह नहीं निकालता वो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। हमास सीज फायर को मुकम्मल जंग बंदी में बदलना चाहता था। इजराइल ने पहले चरण के सीज फायर को 1 महीने तक आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन हमास को ये नामंजूर था।
इजराइल चाहता है कि हमास सभी बंधकों को छोड़े और गजा से उसकी हुकूमत का खात्मा हो। इजराइल का कहना है कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेगा जब तक हमास का खात्मा ना हो जाए और सभी बंधक रिहा ना हो जाएं। दोनों बातें अपने आप में एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठती। फिर 2 मार्च की तारीख आई, इजराइल ने सख्ती दिखाना शुरू किया, गजा में भेजी जा रही मानवीय सहायता पर रोक लगा दी। तब से इलाके में ईंधन, पानी और दवाओं की भारी किल्लत हो गई। अगली तारीख 12 मार्च, अमेरिका के मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक नया प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत 11 जिंदा और वो बंधक जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके शरीर की तुरंत रिहाई होनी थी। इसके अलावा युद्ध विराम को मिड अप्रैल तक एक्सटेंड किया जाना था, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 14 मार्च को हमास ने भी अपनी तरफ से एक प्लान पेश किया। इसके तहत हमास आखिरी जीवित इजरायली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर और 4 अन्य लोगों के शव लौटाने की पेशकश की। इन 4 मृत बंधकों के पास डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, इजरायली अमेरिकी नागरिकता। हमास ने इस ऑफर के बदले में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की मांग की। इजराइल और अमेरिका दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर 18 मार्च की तारीख आई, इजराइल ने सारे समझौतों को धत्ता बताते हुए फिर से आग बरसाई। गजा में फिर से इजराइल की बमबारी शुरू हुई और अब तक 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि हमास बंधकों की रिहाई का रास्ता नहीं खोल रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमास के पास इजराइल के कुल कितने बंधक हैं, ये जानने के लिए आपको चलना होगा 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को। हमास ने इजराइल में घुस करके तब हमला किया था। करीब 1100 इजरायली मारे गए थे। इस दिन हमास अपने साथ 251 लोगों को बंधक बना करके ले गया। 7 अक्टूबर से पहले के दौर से भी हमास के पास कुछ बंधक थे। इनमें से 2 ऐसे थे जो 2014 और 2015 में गजा में घुसे थे। इसके अलावा 2 सैनिकों के अवशेष भी थे जो 2014 में मारे गए थे। अब तक कैदियों की अदला बदली में 147 बंधकों की रिहाई हो चुकी है। इनमें से 8 मृत थे। इजरायली सेना ने 40 बंधकों के शव बरामद भी किए। इन सब के बाद हमास की कैद में अब भी 59 बंधक हैं। इजराइल का दावा है कि इनमें से 35 मारे जा चुके हैं। इनमें 13 इजरायली सैनिक भी हैं और 5 गैर इजरायली हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन बंधकों पर व्यापक फोरेंसिक छानबीन और इंटरव्यूज लेने के बाद एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक बंधक बनाए जाने के बाद से करीब 41 बंधक जंग की वजह से मारे गए। इनमें से कुछ को हमास ने मारा, कुछ इजरायली हमलों में मारे गए और कुछ की मौत की वजह पता नहीं चली। इन खबरों के बाद इजराइल के भीतर ऐसे सवाल उठने लगे कि अगर युद्ध विराम पर सहमति पहले से बन जाती तो शायद और भी बंधकों की जान बच जाती। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कहते रहे हैं कि हमास को बंधकों की रिहाई पर मजबूर करने के लिए मिलिट्री फोर्स की ही जरूरत पड़ेगी, जबकि उनके विरोधियों का कहना है कि जंग जितनी लंबी खिंचेगी बंधकों के मारे जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। हमास के सीनियर लीडर इज्जत अल रिशक ने इजरायली हमलों के बाद कहा, नेतन्याहू का ये फैसला बंधकों के लिए मौत का फरमान है। अब सवाल यही है कि उन करीब 2 दर्जन बंधकों का क्या होगा जो हमास की कैद में हैं और अभी भी जीवित माने जा रहे हैं। सवाल का जवाब मिलता उससे पहले ही 18 मार्च की तारीख आ गई। 18 मार्च को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि हमास ने बार बार हमारे बंधकों को रिहा करने से मना किया और स्टीव विटकॉफ और दूसरे मध्यस्थों की सभी पेशकश उन्होंने ठुकरा दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले का आदेश दे दिया। बोले कि इजराइल अब से हमास पर बढ़ती हुई सैन्य ताकत से हमला करेगा। वजह वही है, हमास ने इजराइल की उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया जिनके जरिए सीज फायर में बदलाव होना था। इजरायली अफसरों ने टाइम मैगजीन को बताया कि यह ऑपरेशन ओपन एंडेड है और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। व्हाइट हाउस को भरोसे में लिया गया है और उसने इजराइल की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस ने हमास पर जिम्मेदारी डाल दी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ब्रायन ह्यूज बोले हैं कि हमास बंधकों को छोड़ा जा सकता था और सीज फायर बढ़ सकता था इससे, लेकिन उसने इनकार कर दिया और जंग को जारी रखना चुना। इजरायली मिलिट्री ने गजा के पूरब के इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। दक्षिणी गजा के इलाके में लोगों से कहा गया है कि सेंट्रल गजा की तरफ चले जाएं। यह इशारा है कि इजराइल जल्द ही जमीनी हमले भी शुरू कर सकता है। इजराइल के एक अफसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि हम हमास के मिलिट्री ढांचे, लीडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार कर रहे हैं। प्लान है कि हवाई हमलों से आगे बढ़कर के ज़मीनी कार्रवाई भी जल्द शुरू होगी। उधर यमन से हूती समूह ने भी ऐलान कर दिया, गजा के भाई बहन अकेले नहीं हैं।
यमन संघर्ष को और तेज करेगा। हूती इस वक्त खुद अमेरिकी हमलों की चपेट में है। रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले की धमकी देने के बाद अमेरिका ने हूती ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी थी। इन हमलों में अब तक 53 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने जानकारों से इस मुद्दे पर कई सवाल पूछे। पहला सवाल, हमास का कहना है कि इजराइल के हमलों ने युद्ध विराम को भंग कर दिया है, लेकिन बमबारी के कई घंटे बाद भी हमास ने कोई हमला नहीं किया। क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास अभी भी संघर्ष विराम बहाल करने की कोशिश में है? युद्ध विराम का भविष्य क्या होगा? हमें इजराइल के हमले को दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखना चाहिए या ये जंग को फिर से शुरू करने का बहाना है? देखिए, अगर हमास ने अभी तक अटैक नहीं किया है, कोई भी तरह का रिटेलिएशन नहीं किया है, उसके दो मतलब निकल सकते हैं। हमने पिछले 3 महीनों में जिस तरह के न्यूज आती देखी है, चाहे वो दोहा में हमास के लीडर्स के इंटरव्यू हों, जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, या फिर बाकी जो खबरें आ रही हैं, उससे या तो ये लगता है कि हमास की लीडरशिप के अंदर ही अभी कोई एक यूनिटी नहीं है कि किस तरह रिटेलिएशन करना चाहिए। हमास की लीडरशिप के अंदर इस बात पे भी बातचीत चल रही है कि 7 अक्टूबर 2023 को जो उन्होंने इनिशियल अटैक किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायलीज की हत्या हुई थी और 250 के आसपास उन्होंने बंधक बनाए थे, वो कितनी समझदारी का डिसीजन था। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर अभी तक वो अटैक नहीं, रिटेलिएशन नहीं कर पाए, तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि लीडरशिप के बीच ही यूनिटी नहीं है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमास की जो कैपेबिलिटी है, उनके पास जितने भी लॉन्चिंग स्टेशंस थे ड्रोन्स और रॉकेट्स का, उनमें से ज्यादातर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और कल रात भी उन्होंने, आईडीएफ ने जिस तरह के अटैक्स किए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो दोबारा से बनाए जाने वाले मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको टारगेट किया है। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि हमास ये चाहता है कि फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि सेकंड फेज में ये बात हुई थी कि आईडीएफ के सैनिकों को कंप्लीटली गाजा से हटा दिया जाएगा। हमास वो चाहता है कि जल्दी से हो, ताकि उसको एक पॉलिटिकल जीत की तरह दिखाया जा सके। अगर हम इसराइल की तरफ देखें, खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार की तरफ देखें, तो नेतन्याहू की सरकार और उनके गठबंधन में जिस तरह के कट्टरपंथी पार्टीज हैं, उनके लिए अच्छा ये होगा कि दोबारा से जंग स्टार्ट हो। उनका इंटरव्यू आया था अभी आधा घंटा पहले, या करीबन 1 घंटा पहले, तकरीबन शाम को 6 बजे, जिसमें उन्होंने कुछ सोल्जर्स के साथ, कुछ सैनिकों के साथ इंटरव्यू लिया है। और उनके कमांडर ने बोला है कि 40,000 आईडीएफ सैनिकों को ये मैसेज आया है कि वो तैयार रहें कि वीकेंड पे कोई एक ग्राउंड इंकर्जन दोबारा से हो सकता है। दोबारा से आईडीएफ को शायद गाजा के अंदर जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि दोबारा से जंग की तरफ जा रही है अभी नेतन्याहू सरकार की नीति। इसके अलावा कुछ और मौजूद सवाल भी है। क्या गजा में जंग की वापसी नेतन्याहू के लिए एक राजनीतिक मसला भी है, क्योंकि इससे वे उन मुश्किल फैसलों से बच सकते हैं जो सीज फायर के अगले चरण में लेने पड़ते, जैसे गजा का प्रशासन कौन संभालेगा। साथ ही उनका गठबंधन उन फार राइट पार्टियों पर टिका है जो गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर कर वहां यहूदी बस्तियां बसाना चाहती हैं। उनके कट्टरपंथी नेता जैसे कि वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और इतामार बेन गवीर लगातार युद्ध वापसी की मांग कर रहे थे। बेन गवीर ने तो नेतन्याहू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि संघर्ष विराम कमजोरी दिखा रहा है। इसके अलावा एक और चीज है, आज ही के दिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे में उन्हें गवाही देनी थी। गजा में हमलों के बाद ये स्थगित कर दी गई है। तो क्या ये नेतन्याहू की एक सोची समझी रणनीति थी ताकि वो घरेलू सियासी दबाव से बच सके? बिल्कुल। जहां ये एक तरफ ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि गाजा में जो जंग है उसको किस तरह खत्म किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है नेतन्याहू की सरकार के लिए। बट उसके साथ ही साथ नेतन्याहू को अपने आप को, और पूरी दुनिया उनको एक पॉलिटिकल सर्वाइवर की तरह देखते हैं, कि जब भी उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर कोई ना कोई खतरा आया है, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से कोई ना कोई रास्ता निकाला है और वो आज तक सर्वाइव करते आए हैं। ये भी जो आपने कहा एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि फोकस उनके खिलाफ जो न्यायिक कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर जाए, और फोकस को हटाकर वो गाजा की लड़ाई के ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का फोकस करें। तो ये बिल्कुल एक बहुत जायज कारण है, और मुझे लगता है कि नेतन्याहू सरकार और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिस तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि फोकस हटाकर इस बात पे किया जाए कि किस तरह बचे हुए तकरीबन 24 के आसपास अभी भी जिंदा माने जा रहे हैं बंधक, उनको किस तरह लाया जाए। तो इसलिए वो जंग की तरफ और गाजा की लड़ाई की तरफ और एयर स्ट्राइक्स की तरफ फोकस करना चाहते हैं।
सवाल यहां अमेरिका के दखल का भी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि चाहे वो हमास हो, हूती हो या ईरान हो, जो कोई भी इजराइल को या अमेरिका को धमकाने की कोशिश करेगा उसे हिसाब चुकाना होगा। ऑल हेल विल ब्रेक लूज। क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पाकर इजराइल के हौसले तेज हो गए हैं? क्या जो बाइडेन के कार्यकाल के मुकाबले इजराइल अब ज्यादा आक्रामक है? बिल्कुल। जब से राष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट आया है अमेरिका में, इजराइल की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। उनको पता है कि उनके किसी भी तरह के डिसीजन का अमेरिका बिना किसी संकोच के सपोर्ट करेगा। इस तरह का सपोर्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के वक्त पे नहीं मिल रहा था इजरायली सरकार को, नहीं मिल रहा था राइट विंग पार्टीज को इजराइल में, और अब वो मिल रहा है और बहुत खुल के मिल रहा है। यहाँ तक भी ये खबर आई है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है, कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं कल रात को, उससे पहले इजराइल ने अमेरिकी सरकार को इन्फॉर्म कर दिया था और अमेरिकन सरकार की तरफ से एक तरफ से हरी झंडी उनको दिख गई थी। तो ये मानना कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इजराइल की सरकार ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, ये बिल्कुल एक सही सोच है। इस खबर में इतना ही। दिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आई है चीन से। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सीनियर जनरल्स को हिरासत में लिया गया है। सबसे बड़ा नाम है वेइडोंग का। वो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस खबर की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वेइडोंग को आखिरी बार 11 मार्च को देखा गया था। यहीं से उनको हिरासत में लिया गया है वेरिफिकेशन के लिए। वेइडोंग के शंघाई और बीजिंग में बने घरों को चेक किया गया, लेकिन वहां उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन हे वेइडोंग का गिरफ्तार होना अहम क्यों है? ये एक ज़रूरी खबर क्यों है? वो चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन या सीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये 5 मेंबर्स की एक बॉडी है जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए को ऑर्डर्स देती है, आदेश देती है। इस बॉडी को खुद शी जिनपिंग लीड करते हैं और उनके ठीक नीचे आते हैं हे वेइडोंग। माना जाता है कि हे वेइडोंग के शी जिनपिंग से अच्छे संबंध रहे हैं और इसी वजह से उन्हें चीन की आर्मी में ये बड़ी पोजीशन मिली थी। लेकिन जैसा हमने शुरू में आपको बताया, ये कहानी सिर्फ हे वेइडोंग तक सीमित नहीं है। इसके अलावा पीएलए के जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मंत्री झाओ कैशी और फुजियान गुट से जुड़े कई सीनियर जनरल्स को भी हिरासत में लिया गया है। ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग सेना के अंदर अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए ये सख्त कदम उठा रहे हैं। फ्यूजियान प्रोविंस चीन के दक्षिण पूर्व में बसा है। ये ताइवान के सबसे नज़दीक में चीनी प्रोविंस है। फुजियान के नेताओं पर कार्रवाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि फुजियान ही शी जिनपिंग के पारंपरिक सत्ता केंद्रों में से एक है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ जा रहे हैं या सेना के भीतर बढ़ते शी विरोधी आंदोलन का जवाब दे रहे हैं? चीन में ये ट्रेंड नया नहीं है, ये माओ जेडोंग के समय से चलता आ रहा है। माओ आधुनिक चीन के संस्थापक थे। उन्हीं के नेतृत्व में कम्युनिस्ट क्रांति वहाँ हुई थी, सीसीपी की सरकार बनी थी। माओ ने अपने समय में 100 फ्लावर्स कैंपेन चलाया था। इसके तहत लोगों को आलोचना करने की छूट दी गई थी। जिन्होंने आलोचना की उनको चुन चुनकर ठिकाने लगाया गया था। आप जानते हैं कि चीन में 1 पार्टी सिस्टम है, यानी एक ही पार्टी का सिक्का वहाँ चलता है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीसीपी कहते हैं, यही पार्टी देश चलाती है। ऐसा नहीं है कि चीन में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। चाइना डेमोक्रेटिक लीग, चाइना एसोसिएशन फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी जैसी पार्टियां भी हैं, मगर उनके पास नाम मात्र की शक्ति है। 1949 के बाद से सत्ता सिर्फ सीसीपी के पास रही है। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं शी जिनपिंग। ये पार्टी में सबसे बड़ा पद होता है। आमतौर पर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही देश का राष्ट्रपति बनता है। मार्च 2013 से शी जिनपिंग देश के राष्ट्रपति हैं। चीन की सेना की कहानी भी अलग है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की तरह इसके साथ चीन का नाम नहीं जुड़ा। ये अंतर पीएलए के कैरेक्टर से जुड़े एक अहम पॉइंट से लिंक्ड है। बाकी देशों की सेनाएं जहां राष्ट्र की हैं, वहीं पीएलए सिविल वॉर के दौर की तरह आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सशस्त्र विंग बना हुआ है। उसकी निष्ठा, उसकी जवाबदेही चीन के प्रति नहीं, चीन की जनता के प्रति नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रति है। इसका मुख्य कर्तव्य है कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को बनाए रखना, उसका शासन, उसका असर बना रहे, ये सुनिश्चित करना। अब इसी सेना के सीनियर पदों पर मौजूद लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अभी इस लिस्ट में आगे और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि जिनपिंग अपनी मजबूती के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी आई है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन में जंग रोकने और सीज फायर के लिए मंगलवार यानी 18 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि वो पुतिन से विवादित जमीन को बांटने पर काफी बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे। रूस ने भी इस बातचीत की पुष्टि की है। ट्रंप का यह बयान तब आया है जब क्रेमलिन ने 17 मार्च को कहा कि उसे युद्ध विराम के लिए आयरन क्लैड गारंटी माने एक मजबूत गारंटी चाहिए। गारंटी ये कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा और वो एक न्यूट्रल देश बना रहेगा। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पर हामी भरी है, जबकि पुतिन ने पिछले हफ्ते कहा कि अमेरिका के सुझाए युद्ध विराम के सिद्धांत में रूस उनके साथ है। लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने 3 सवाल भी सामने रखे हैं। कहा है कि अगर इन 3 सवालों के जवाब रूस के पक्ष में होंगे तभी ये डील हो सकती है। मतलब इन्हीं सवालों के जवाब पर पूरे युद्ध का भविष्य अब आकर के टिक गया है। क्या है पुतिन के वो 3 सवाल? पहला सवाल, कर्स्क क्षेत्र का क्या होगा? कर्स्क क्षेत्र का पुतिन का पहला सवाल कर्स्क में यूक्रेन आर्मी की मौजूदगी से जुड़ा हुआ है। पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने कर्स्क पर चढ़ाई करके पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन पिछले हफ्ते जोरदार हमले के साथ रूस ने करीब पूरा कर्स्क अपने कंट्रोल में ले लिया। इन सब के बावजूद यूक्रेन के सैनिक वहां मौजूद हैं। यही वजह है कि पुतिन ने इस क्षेत्र को लेकर के ये शर्त रखी है। दूसरा सवाल है कि युद्ध विराम का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। पुतिन का दूसरा सवाल है कि कहीं यूक्रेन 30 दिन के इस युद्ध विराम का इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को इकट्ठा करने के लिए तो नहीं करने वाला है। तीसरा सवाल, पुतिन का सवाल है कि युद्ध विराम पर नजर कौन रखने वाला है? कौन इस युद्ध विराम की देखरेख करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों पक्ष इसका पालन कर रहे हैं जैसा कि तय होगा। ट्रंप और पुतिन की आने वाली बातचीत में इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। उनके जवाब और उन पर पुतिन की प्रतिक्रिया ही ये तय करेगी कि यूक्रेन में शांति बहाल होगी या युद्ध अभी जारी रहेगा। अगली सुर्खी है सुनीता विलियम्स के बारे में। अंतरिक्ष में करीब 9 महीने से फंसे नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का धरती पर वापस आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें लेने के लिए नासा ने स्पेशल स्पेसक्राफ्ट अपना भेजा है, स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल। इस पर सवार होकर 19 मार्च की तड़के दोनों एस्ट्रोनॉट वापस आ सकते हैं। 17 मार्च को एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सुनीता और बुच ने ट्रंप सरकार और मस्क को धन्यवाद कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स को एक खत लिख करके भारत आने का निमंत्रण दिया है। लेकिन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का धरती पर कमबैक इतना आसान नहीं है। ये स्पेसक्राफ्ट 400 किलोमीटर का सफर करीब 17 घंटे में तय करके अटलांटिक महासागर या मेक्सिको की खाड़ी में स्प्लैश डाउन होगा। खैर, धरती पर एंट्री के समय ड्रैगन कैप्सूल का एंगल सटीक होना जरूरी है। इसका एंगल जरा सा भी बिगड़ा तो एस्ट्रोनॉट्स की जान का खतरा भी हो सकता है। आपको बताते चलें कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स 5 जून 2024 को नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का मकसद बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर के वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था, जिसके बाद उनके स्पेसक्राफ्ट में कई टेक्निकल खामियां आ गईं और दोनों करीब 9 महीने तक वहां फंसे रहे। आज का दुनियादारी यहीं तक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।